हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि ये जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले कई प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही करवा दिए हैं, जिन्हें आप HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में यानी कि यही वाला चैनल में आप देख सकते हैं। हर शाम 4 बजे ये आपकी क्लास रहती है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC GD के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्राकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगर जॉन डाल्टन की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इसने ही परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो इन्होंने ही दिया था। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1808 में। कब दिया था? 1808 में परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए वसा की, तो वसा अर्थात चिकनाई। अगर शरीर को चिकना रखना है, शरीर को चिकनाई कौन प्रदान करता है? यही आपका वसा प्रदान करता है। क्रियाशील कौन बनाता है शरीर को? तो यही आपका वसा क्रियाशील बनाता है। अगर बात कर ली जाए विटामिन की, तो विटामिन भोजन में अवयव है जिनकी सभी को अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। हल्की मात्रा में विटामिन की आपको ज़रूरत होती है। बिना विटामिन, अगर विटामिन बी कम हो जाए या विटामिन के कम हो जाए, तो विटामिन के की कमी से आपको अच्छे तरीके से पता है कि खून का थक्का नहीं जमेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आने लगती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? आपको मगध की राजधानी बताना है। किसके समय में? बिंबिसार के समय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। राजगृह एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार की अगर बात कर ली जाए तो यह मगध का सम्राट था। जो बिंबिसार था मगध का सम्राट था। रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर इसने जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को अपनाया था इसने? जैन धर्म को ये अपनाता है। किसके वजह से? चेलना, रानी चेलना के वजह से ये जैन धर्म को अपनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर मौर्य वंश की बात कर ली जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमसे क्या कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है, यही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और चरक के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो चरक को प्राचीन साहित्य में शेषनाग का अवतार माना गया है। क्या माना गया है? शेषनाग का अवतार माना गया है। किसे माना गया है? चरक जी को
प्राचीन साहित्य में शेषनाग का अवतार माना गया है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है कि बंगाल का प्राचीन नाम था। अब आपको बताना है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर बात कर ली जाए बंगाल के सीएम की, मतलब चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के सीएम रहने वाली हैं ममता बनर्जी। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। और अगर बात कर ली जाए यहाँ की राजधानी मतलब कैपिटल की, तो यहाँ का कैपिटल रहने वाला है कोलकाता। कोलकाता यहाँ का कैपिटल रहने वाला है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सदस्य थे ये नहीं बताना है आपको, इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। अगर बात कर ली जाए राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके साथ ही अबू कलाम आज़ाद की बात कर ली जाए तो ये भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, और जवाहरलाल नेहरू थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे ही कई लोग इसमें सदस्य थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि कौन नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। राज्यपाल की शपथ कौन ग्रहण करवाता है, यही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर बात कर ली जाए कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसकी जो राइट आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, तो बैगा पाई जाती है, भारिया पाई जाती है, और कोरवा पाई जाती है, और उसके साथ ही सहारिया जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ मानी जाती हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कल को आपसे पूछ लिया जाए कि बैगा कहाँ की प्रमुख जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। भारिया कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। कोरवा कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। बैगा कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। सहारिया कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ये सारी चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से आपने कितने सही किए हैं ये आपको कमेंट में जाके बताना है। एकदम सही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन एकदम से सही तरीके से किए हैं, एकदम सही किए हैं, ये आपको कमेंट में जाके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किससे बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किससे बना हुआ है, तो सीमेंट से बना हुआ है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ ही आपको ये बताना है कि जो एफिल टावर है कहाँ पे, तो एफिल टावर फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, अगर शुरू की बात कर ली जाए कि कब शुरू हुआ था, तो इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था।
कब शुरू हुआ था? 1987 में शुरू हुआ था। और अगर बात कर ली जाए कि तैयार कब हुआ ये, तो 1989 में, 1989 में ये तैयार हो गया था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर बात कर ली जाए कि आंसर क्या है फिर इसका, तो ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि दिल्ली ने फरवरी 2008 में किसे हराकर 7वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती? दिल्ली ने किसे हरा करके 2008 में अपनी रणजी ट्रॉफी जीती थी? यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर बात कर ली जाए 2023 में किसने जीता है, 2023 की अगर बात कर ली जाए कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और किसे हरा करके जीता है, तो बंगाल को हरा करके 9 विकेट से करारी हार दे करके सौराष्ट्र ये ट्रॉफी जीता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। और अगर बात कर ली जाए कि कितने देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा? तो 13 देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कि मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोस्कोप द्वारा। इंडोस्कोप द्वारा। अगर बात कर ली जाए इंडोस्कोप किस तरह से कार्य करता है, तो इंडोस्कोप शरीर के खोखले भाग की जांच करता है। शरीर के खोखले भाग की जांच करता है, जहाँ पे भी छिद्र होता है, जैसे छिद्र के अंदर डाल करके इसको चेक किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात कर ली जाए, तो प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित हैं। अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं अभी, तो मोहन यादव। मोहन यादव जी यहाँ के सीएम बने हैं। अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है, तो 7 करोड़ के लगभग है। 7 करोड़ से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और यहाँ की प्रमुख योजनाओं की अगर बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली है। लाडली बहना योजना को शुरू करके ही आपके सीएम मामा जो शिवराज सिंह चौहान थे, उसे ही ला करके उन्होंने ये चुनाव जीता, लेकिन उन्हें
सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाई। मोहन यादव जी इसमें बाजी मार ले गए और मोहन यादव जी यहाँ के नए सीएम बन गए, मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं मोहन यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर सी कृषि एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन हमसे क्या करें, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। ये आपको चौथ दिया हुआ है, चौथ क्या था यही आपको बताना है। तो एक प्रकार का कर था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्लास कैसी लगी वो आप जरूर बताइएगा। प्राकृत में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्राकृत में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।